नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। संगठन का मतलब सबको साथ लेकर चलना और अपने मुकाम को हासिल करना। जितना संगठन मजबूत होगा उतनी ही कम कठिनाइयां आपको सामना करने में आएंगी। जो चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, मंजिल तक पहुंचने में कम कठिनाइयां आएंगी। बात हरियाणा की सियासत की करें तो यहां चुनावी तैयारियां एक तरफ तो दूसरी तरफ गुटबाजी दिखाई देती है। अलग अलग खेमों में बटा संगठन दिखाई देता है। कांग्रेस में यह खुल्लम खुल्ला दिखाई देता है तो बीजेपी जेजेपी में अंदर ही अंदर कश्मकश मालूम पड़ती है। तो आज चर्चा इस बात पर, चुनावी समर में विरोधी से लड़ लेंगे सियासी दल, लेकिन उससे पहले अपने जो साथी हैं, जो अपने ही लोग हैं, उनसे भी निपटना होगा। ये कितनी बड़ी चुनौती सामने है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खेमेबंदी कैसे इससे पार पाया जाएगा, ये चुनौती है हरियाणा के सियासी दलों के लिए। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, तमाम दल जहां खेमेबंदी दिखाई दे रही है उस पर चर्चा। तो आज चर्चा होगी। वैसे कहने वाले तो कहते हैं कि हरियाणा में सियासी गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, चुनाव दर चुनाव ये देखने को भी मिलता है। सियासतदान एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दूसरे दलों में सब ये चलता है, लेकिन हम और हमारे दल साफ सुथरे हैं, हमारे यहां गुटबाजी नहीं है। देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएटेड एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएटेड एडिटर हिसार, बीरेन्द्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, चर्चा में शामिल हैं। चर्चा करें उससे पहले खबर दिखा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस में लगातार गुटबाजी के ताने झेल रही पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये आरोप लगाने वालों पर पलटवार किया है। देर से ही सही। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी का रट्टा लगाए नेता और पार्टियों को मेरा जवाब ये है कि बीजेपी जेजेपी की गुटबाजी उन्हें नजर क्यों नहीं आती। सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधायक ही उनके कार्यक्रमों में मंच पर नहीं आते, चाहे वो नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजे खेड़ा हो, गुला चीका से ईश्वर सिंह हो या फिर नारनौंद से राम कुमार गौतम। गुटबाजी और विरोध तो इसे कहते हैं। जजपा पार्टी बीजेपी के बहुत से लोग कह रहे हैं, बीरेंद्र सिंह जी से लेकर और जो है आपने देखा कप्तान अभिमन्यु तक, कि इनके साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इनके साथ समझौता करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। और जेजेपी और बीजेपी की आपस में बन नहीं रही, बीजेपी के लोगों की आपस अंदरूनी नहीं बन रही, फिर भी सरकार चला रहे हैं लोग इतने विरोधाभास के साथ। आप अंदाजा लगाएं फूट कहाँ है, और जेजेपी के अंदर फूट का क्या आलम है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। डिप्टी सीएम जहां जाते हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, डिप्टी सीएम जहां जाते हैं उनकी पार्टी का कोई विधायक स्टेज पे नहीं मिलता। वो नारनौंद जाते हैं तो रामकुमार गौतम नहीं मिलते, वो अगर नरवाना जाते हैं तो रामनिवास सुरजा खेड़ा नहीं मिलते, वो अगर जो है अपना जाते गुला चिका तो ईश्वर सिंह नहीं मिलते। यहाँ कांग्रेस ने गुटबाजी को लेकर बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधा है तो चंडीगढ़ में इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर वार किया है। वार ऐसा कि शायद पहले कभी ऐसी बात सामने आई हो। सुनिए क्या बोले अभय सिंह चौटाला। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हालत ऐसी है कि अलग अलग ग्रुपों में बंट गई कांग्रेस, और अलग अलग ग्रुपों में बंटने की वजह से ही आज कांग्रेस जो है अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही। अपोजिशन अगर इस तरह से लड़ेगा तो फिर लोगों के साथ न्याय कौन कराएगा। इसीलिए आज हर आदमी का विश्वास कांग्रेस से भी उठा हुआ है। मतलब ये कि चुनावी तनाव, आपाधापी और रणनीति बनाने बदलने में उलझी मुख्य पार्टियां और नेता एक दूसरे पर हमले तेज कर रहे हैं। हमला करने में सामने वाला संभलने की कोशिश करता है, जब जवाबी हमला हो तो फिर खुद बचना होता है। इसी का नाम सियासत है और राजनीति का पारा जब उफान पर हो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये समय जनता जनार्दन के मनोरंजन का है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो ये कहा जाता है कि हम सब एक हैं, अगर गुटबाजी देखनी है तो दूसरे दल में देखिए। दो चार नाम भी गिना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि देखिए उस सभा में वो नहीं पहुंचे तो वहां वो नहीं थे। ऐसे में अपने आप को एक दिखाने की कोशिश होती है। हरियाणा की सियासत में कई मुद्दे इस वक्त हैं, लेकिन उनसे ऊपर राजनीतिक
तौर पर देखा जाए तो गुटबाजी और गुटबाजी पर बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। गुटबाजी के तानों से लगातार जूझ रही कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, गठबंधन सरकार पर गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं, खासकर जेजेपी को घेरते हुए नजर आए। इनेलो विधायक अभय चौटाला को सुने तो वो कहते हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी प्रदेश के लिए घातक है, हानिकारक है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल होने के नाते विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका उसे निभानी चाहिए, लेकिन गुटबाजी इतनी है कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। तो ऐसे में अपने ही अपनों के निशाने पर हैं, यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि जहां जहां गुटबाजी है वहां एक दूसरे की खिंचाई जरूर होती है। हालांकि साफ शब्दों में नहीं कहा जाता है, लेकिन दबी जुआ में कहीं ना कहीं दिखा दिया जाता है कि गुटबाजी है, हमारा खेमा अलग है। लेकिन उन सबके बीच एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन यानी जेजेपी, गाहे बगाहे नेता बयान देते हैं जो नाराज दिखाई देते हैं दल से। ऐसे में एक बार फिर से यह सवाल लाजमी है करना कि चुनावी समर में जाने से पहले ये जो अपनों से सामना करना है, इससे कैसे पार पाया जाएगा। चर्चा इसी पर करेंगे। डॉक्टर महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, जिस तरीके से हरियाणा में चुनावी तैयारियां और सियासी दल लगे हुए हैं, इसमें विपक्षियों से तो लड़ना है, विरोधियों को चित करना है, आप कह भी रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जो चुनौतीपूर्ण होगा वो जो अपनों के जरिए जो लड़ाई शुरू हुई है, अपने ही अपनों पर वार कर रहे हैं या दल पर वार कर रहे हैं या पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, उससे निपटना होगा। बड़ी चुनौती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के भीतर इतने सारे धड़े जो है मजबूती के साथ खड़े हुए हैं कि यहां पर जरूर नीचे के कार्यकर्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही कि हुड्डा को फ्री हैंड, हुड्डा के कैंडिडेट्स अगर उतार दी जाएंगे तो रणदीप सुरजेवाला के समर्थक किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, ये सवाल इसका जवाब समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। किरण चौधरी के समर्थक कैसे बिहेव करेंगे, इसके अलावा जिक्र अगर कुमारी शैलजा का करें तो वो किस तरीके का सहयोग इस चुनाव में कर पाएंगे। बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए पहले से बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। लेकिन जो जिक्र हम यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के लिए भी चुनौती कम नहीं होगी। सबसे पहले तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना यहां पर करना है जननायक जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा ये जो मुश्किल डगर है जननायक जनता पार्टी के लिए होने वाली है। दरअसल जननायक जनता पार्टी का जो वोटर है वो जाट डीएनए का वोटर है, और जाट डीएनए का वोटर किसान आंदोलन के दौरान जब दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा मांग रहा था, दुष्यंत चौटाला से इस आंदोलन में सहयोग मांग रहा था, तो दुष्यंत चौटाला जो है वहां पर उस सहयोग के लिए तैयार नजर नहीं आए थे। तो ऐसे में जाट डीएनए के वोटर की नाराजगी यहां पर समझी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी से पहले से जाट डीएनए का वोटर दूर नजर आ रहा है, और जननायक जनता पार्टी चूंकि आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला का सहयोग किसान आंदोलन में नहीं मिल पाया, इस वजह से आगे की जो डगर है दुष्यंत चौटाला की और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ऐसा नहीं है कि गतिरोध नहीं है। ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच भी जबरदस्त गतिरोध था, लेकिन उसका कोई भी आधिकारिक बयान कभी नहीं दिया गया। इसी वजह से हम भी बहुत ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं कर सकते। एक छोटे से घटना का उल्लेख मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर मौजूद थे, हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का रणबीर हुड्डा ऑडिटोरियम, और यहां पर तमाम पन्ना प्रमुखों को, मंडल अध्यक्षों को यहां पर पूरे प्रदेश से बुलाया गया था, और उस वक्त हुटिंग का सामना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करना पड़ा था। और तब नसीहत यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ओपी धनखड़ को दी गई थी कि इस तरह के संगठन की मीटिंग में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे अगर इस तरह की हुटिंग जो है वो की जाती है। उस पूरे घटनाक्रम के लिए यहां पर ओपी धनखड़ को एक तरीके से मुख्यमंत्री ने मन से ही जिम्मेदार ठहराने का काम किया था, लेकिन चूंकि अंदर ना तो कोई वीडियो कैमरा था, ना ही किसी मीडिया कर्मी को अंदर रहने की इजाजत थी। ये जो पूरा घटनाक्रम है कार्यकर्ताओं के द्वारा ही बाद में हम तक ये जानकारी पहुंच पाई, तो कोई आधिकारिक वीडियो नहीं था, कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं था, तो उतनी पुख्ता तरीके से हम भी वो बात सामने नहीं रख पाए थे। लेकिन ये तय है कि ओपी धनखड़ और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच जो खींचतान है काफी ज्यादा बड़ी हुई थी, अंडरस्टैंडिंग
फंडिंग कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो कदम ताल अगली सरकार बनाने के लिए चाहिए था वो नहीं बन पा रहा था। और इसी वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने सबसे पसंदीदा, कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा केमिकल केमिस्ट्री जिस शख्स के साथ मैच कर रही थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, वो नायब सिंह सैनी थे। और नायब सिंह सैनी चूंकि ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मुख्यमंत्री के सबसे गुड बुक में उनका नाम माना जाता है, तो इसी वजह से यहां पर नायब सिंह सैनी को मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान नहीं है, घमासान है, दिग्गज नेताओं के बीच है, लेकिन चूंकि कोई आधिकारिक बयान नहीं है, इसी वजह से हम टिप्पणी नहीं कर पाते। अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच जो चल रहा है, सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो उनके स्वास्थ्य विभाग से शुरू हुई थी, जब मुख्यमंत्री के अधिकारी यानी सीएमओ ऑफिस के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में हस्तक्षेप करते हुए नजर आए थे। उस वक्त अनिल विज की नाराजगी सामने आई थी और अनिल विज की धमकी के बावजूद फिर जो दूसरा अनिल विज का मंत्रालय था, गृह मंत्रालय, उसमें भी सीएम ऑफिस का जो दखल है वो बढ़ा दिया गया था। इसी वजह से ये जो तलखी और ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन क्योंकि कोई आधिकारिक बयान नहीं है, इसी वजह से हम भी वो बात नहीं कह पाते। लेकिन जो परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो परिस्थितियां बहुत ज्यादा बेहतरीन हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन अनुशासनात्मक लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी का आसानी नहीं है। कितनी भी नाराजगी हो, हद से ज्यादा दुश्मनी भी अगर हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसे दबाए रखने में, उसे अनुशासित रखने में कामयाब हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां पर यह अनुशासन कायम रखा गया है, ये नाराजगी कभी जाहिर नहीं की गई। देवेंद्र, सियासत में जितना बताया जाता है, दिखाया जाता है, उससे बहुत ज्यादा छिपाया जाता है, वो बताया नहीं जाता, ये कहा जाता है। और ये भी कहते हैं कि अच्छाई सच्चाई अगर आपको दूसरे में खोजनी है तो उससे पहले अपने आप में खोजें। लेकिन हरियाणा की सियासत में आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुटबाजी है, मानने को कोई तैयार नहीं, अपना नहीं दिखता, दूसरे की सब कुछ दिख जाता है। वहां क्या चल रहा है, नेताओं के नाम तक गिनाए जाते हैं। देखिए, आजकल जो सियासत हरियाणा में चल रही है, जिस तरीके से मतलब एक दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं, मतलब अपनी कमियों को ना देखकर दूसरों पर दोषारोपण हो रहा है। और जिस तरीके अब गुटबाजी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, नई भाषाएं गढ़ी जा रही है। जजपा की बात हो रही थी, जेजेपी के बारे में दिक्कत अब ये बढ़ गई है। कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि गठबंधन जेजेपी के साथ रहेगा तो 20 सीटें नहीं आती। कभी रामकुमार गौतम बोलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने अब बोल दिया कि जेजेपी के जो डिप्टी सीएम है उनकी अपनी पार्टी में गुटबाजी है। डिप्टी सीएम जब कार्यक्रम में जाए, नारनौंद में जाए तो उनकी पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम नहीं आते, गुला चीका में जाए तो ईश्वर सिंह वो नहीं आते, नरवाना में रामनिवास सूर्य खेड़ा है वो उनकी वहां मंच में कोई प्रोग्राम हो तो मंच पे ये नहीं आते। तो मतलब जेजेपी को सब तरह से घेरा जा रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और रामकुमार गौतम, अब दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं जेजेपी में क्या ठीक है, हमारी गुटबाजी पर सवाल उठाए जाते हैं। वो बीजेपी जेजेपी की तरफ इशारा करे कि जब डिप्टी सीएम जाए और उन्हीं की पार्टी के विधायक मंच पर मौजूद ना हो तो इससे बड़ी गुटबाजी बीजेपी जेजेपी में क्या होगी। और बीजेपी के अंदर भी ये बात मानी जाती है, जैसा बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। जब ओपी धनखड़ जब प्रदेश अध्यक्ष से उनसे पूछा जाता था कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार में है, हमारा और कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ सरकार का गठबंधन है। चुनाव के समय बताएंगे कि गठबंधन में लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा। तमाम तरह के मेरे को लगता है तीर जो है जेजेपी पर छोड़े जा रहे हैं और जेजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। जी वीरेंद्र सोनी जी, अब हरियाणा में जब भी ये गुटबाजी का सवाल आता है, खासकर कांग्रेस को लेकर, ये कहा जाता है कि ये तो तकिया कलाम है उनका, है तो कभी गुटबाजी ऐसी थी नहीं कि ये कहा ना जाए कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। उसके बावजूद हरियाणा में सरकार बनाई, सत्ता में रहे और उसे चलाया भी। लेकिन इन सबसे इतर जो मौजूदा माहौल है हरियाणा के सियासी दलों का, चाहे वो कांग्रेस है, वो बीजेपी है, जेजेपी है, जेजेपी के बाद 10 विधायक हैं। 10 विधायकों में से 3-4 विधायक जिनके नाम लिए जा रहे हैं बार बार, जिन पर हमेशा यह कहा जाता है कि या तो पार्टी से नाराज है, पार्टी को वो नहीं चाहते, या पार्टी उनको नहीं चाहती। ये सब जो दिखाया जा रहा है, ये कितना फर्क डालने वाला है आगामी चुनाव में? देखिए, सभी राजनीतिक दल जो है गुटबाजी का शिकार होते हैं। जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो ये क्रम और ज्यादा तेज हो जाता है, चाहे कोई भी दल हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शालीनता है, अनुशासन है, दूसरे दलों में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो बहुत मजबूत है और उस लीडरशिप की मजबूती का कारण है कि कोई भी नेता जो है अपनी एक सीमा को नहीं लांघता। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे अनिल विज जी या मुख्यमंत्री जी के कोई आपसी मतभेद रहे होंगे तो, लेकिन कभी वो सीमा से बाहर नहीं आए, कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। देखिए,
चाहे सांसद अरविंद शर्मा थे, वो मनीष ग्रोवर के खिलाफ बोलते रहे, तो एक तरह के इक्का दुक्का उदाहरण सामने आते रहे हैं। चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जो मतलब कैडर से बाहर के लोग थे, तो उनको ये बीजेपी की परिपाटी का इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के कैडर से बंधे हुए हैं वो पूरी अनुशासन की सीमा में रहते हैं। चाहे कितने भी मतभेद हो, किसी का कोई भी ग्रुप हो, चाहे मनोहर लाल जी उनका भी ग्रुप है, उनके ग्रुप में आप भारत भूषण भारती हैं, जगदीश चोपड़ा है, नायब सैनी है, संजय भाटिया है, तो उनका भी ग्रुप है, दूसरे लोगों का भी ग्रुप है। अब चाहे वहां प्रदेश महामंत्री हो, चौधरी वेदपाल हो, उनको जो वहां से जब टिकट दे दिया गया दूसरे विधानसभा क्षेत्र से, तो हालांकि वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको लड़ना पड़ा, जो उनकी पीड़ा थी वो झलकी है। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी से अंतुष्ट होकर जो असंतुष्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा निकालते हैं, तो उनको पीड़ा का माध्यम अनिल विज मिलते हैं। तो इसलिए हर दल में है। अब चाहे कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस में तो गुटबाजी बहुत ज्यादा है, वो तो किसी भी सीमा तक का एक दूसरे को हराने की नौबत तक भी जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। जननायक जनता पार्टी है, वहां भी कोई गुटबाजी कोई सीमा नहीं है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और मीडिया को विषय देते हैं। मतलब मीडिया अपने आप में कोई भी जानकारी ऐसे नहीं देता, वो मीडिया को खुद जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कांग्रेस नेता जब एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, तो मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। और इसी तरह जननायक जनता पार्टी में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। चाहे अब प्रदेश अध्यक्ष बने और नायब सैनी आज अनिल विज से जाकर मिले हैं, तो हालांकि अनिल विज से उनके उतने महत्वपूर्ण संबंध नहीं थे, लेकिन वो अनिल विज से मिलने आज उनके निवास पर गए। तो ये एक बात है, भारतीय जनता पार्टी में एक शालीनता भी है और उनको मालूम है कि उनका जो लीडरशिप है बहुत मजबूत है। केंद्र में जो है मोदी जी की वजह से कई भी कारण रहे हों, लेकिन कोई भी नेता ऐसा अनुशासनहीनता का प्रदर्शन नहीं करता, जबकि अन्य दलों में ऐसा नहीं है। अन्य दल तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अभी इनको कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी और भी दिखाई देगी, समानांतर रैलियों का सिलसिला भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रैली होती है तो एक ही होती है, पार्टी की एक ही रैली होती है। चाहे किसी व्यक्तिगत को रैली को उसका आयोजन की अनुमति दे दी जाए, लेकिन उसके पीछे पूरा संगठन होता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में जो है महामंत्री जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बबरिया जी, वो अपनी अलग रैली कर रहे हैं। संक्रांत रैली सोनीपत में की उन्होंने, जिसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा भी थे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी थे। लेकिन दूसरे चाहे नेता हो, चाहे वो राजस्थान के चुनाव में या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन बाद में अब उनकी रैलियां भी शुरू होने वाली हैं। तो इस तरह तो कांग्रेस के अंदर ये परंपरा दिखाई दे रही है। ठीक है सर। और जननायक जनता पार्टी परिवारवादी संगठन है, उसका एक अपना से नजरिया है। जी, जननायक जनता पार्टी तो अब नया दल है, अभी पैदा हुआ है, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी से नेताओं के अंदर इस तरह की गुटबाजी या कोई स्वार्थ देखने को मिलेगा तो वो पार्टी के नजरिए से बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव नहीं रह सकता है। और चुनाव जब सर पे खड़ा हो, आगे आएंगे, चर्चा करेंगे आपसे इस बाबत। महेश, एक बात आज बहुत इंपॉर्टेंट जो चौटाला की तरफ से आई, उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार के काम पर नजर रखना, आईना दिखाना, देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, और जहां गलत हो रहा है वहां हल्ला करना। उन्होंने कहा कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही है, जिससे नुकसान जो है वो आम जनता का ही है। अगर कांग्रेस की गुटबाजी कम हो तो वो विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा पाए, ज्यादा दबाव डाल पाए सरकार पर, और उसका फायदा चुनाव में मिले। देखिए, किसी हद तक ये बात सही हो सकती है, लेकिन अमूमन मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर जो भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं वो उठाए गए हैं। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठाए, कुमारी शैलजा उठाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला उठाए, या किरण चौधरी की तरफ से वो सवाल उठाए जाए, जो भी मुद्दे सरकार के खिलाफ हो सकते थे उन मुद्दों को उठाने का काम जरूर किया गया। लेकिन हाँ, ये एक सामूहिक रूप से जो सड़कों पर उतरकर जो एक सामूहिक विद्रोह कह सकते हैं, सामूहिक विरोध जो आप जिसका जिक्र कर सकते हैं, वो नहीं संभव हो पाया। दरअसल गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी रही, चाहे उन्होंने चंडीगढ़ में राज्यपाल तक जो ज्ञापन देने की बात है वो कार्यक्रम तय किए गए हों, वहां पर चुनिंदा नेताओं के चुनिंदा समर्थक ही पहुंच पाए। जो कलेक्टिव कांग्रेस पार्टी की जो ताकत थी उसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ नहीं किया जा सका। ये अभय सिंह चौटाला ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां तक मुद्दों को उठाने की बात है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से वो कोशिश जरूर यहां पर की गई कि जो भी मुद्दा सरकार के खिलाफ उठाया जा सकता है, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, पोर्टल्स को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, या किसी भी तरह की युवाओं को अगर परेशानी सामने आ रही है, आरक्षण को लेकर अगर कोई बात हो, पेंशन को लेकर अगर कोई बात हो, पोर्टल और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कोई भी बात हो, तो तमाम वो मुद्दे समय रहते उठाए गए हैं, मीडिया के जरिए काम किया गया। लेकिन सड़कों पर उतरकर जो विरोध, जो आक्रोश कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दिखा सकते थे, वो संभव उस हद तक नहीं हो पाया। देवेंद्र, कितना असर आप देखते हैं कि काम हुआ लेकिन उस तरह का नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था? जाहिर सी बात है, कुमारी शैलजा को भी हम देखते हैं कि वो सरकार के खिलाफ
बोलने से नहीं चूकती और उन मुद्दों को उठाती हैं। किरण चौधरी उठाती हैं, सुरजेवाला को कई बार देखा है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार ये देखा गया है कि वो सरकार को घेरते ही हैं। लेकिन अगर सामूहिक तौर पर कोई काम किया जाए, देखिए सामूहिकता की बात इसलिए हो रही है, बीजेपी को देखना चाहिए जो सामने आपका दल है वो कितना संगठित है, उसकी पावर क्या है और किस पावर के हिसाब से वो आपके सामने खड़ा है। अगर वहां पर गुटबाजी नहीं है, वहां पर सब एक है और एक साथ काम किया जा रहा है, तो इधर से भी उसी तरह का बल लगे तो आसानी हो। देखिए बिल्कुल कांग्रेस की जहां तक आपने बात की कि गुटबाजी है, मेरे को लगता है मुद्दे उठाए जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कैप्टन अजय यादव है, किरण चौधरी है, अपने अपने स्तर पर जब भी मौका होता है सरकार की आलोचना करते हैं। उनको लगता है जैसे जो पोर्टल वाला सिस्टम है, प्रॉपर्टी आईडी है, कानून व्यवस्था की बात है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मुद्दों को अपने अपने तरीके से रखते हैं। ऐसा नहीं कह सकता कि सरकार के कामों पे इनकी नजर नहीं है और जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। बात हुआ है कांग्रेस में दिक्कत दरअसल ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरीके से फ्री हैंड दिया गया है, उनकी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अब जो एसआर के ग्रुप नया बना है उसने दबाव बनाने के लिए वो तीन लोग इकट्ठा हो गए हैं। हुड्डा कैंप के खिलाफ तीन जो बड़े नेता है, कुमारी शैलजा होगी, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, इन्होंने एक गठजोड़ कर लिया है। शायद इस बात से नाराज है, हाईकमान को मैसेज देना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को आपने फ्री हैंड दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं की मर्जी से, और जिला अध्यक्षों की जो सूचियां बन रही थी, खबरें ये भी है कि भूपेंद्र हुड्डा की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शामिल किया जाए उन कमेटियों में जिसके लिए इतने लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। और एसआर के ग्रुप को यह भी डर है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र हुड्डा फ्री हैंड लेंगे, दीपेंद्र हुड्डा भी काफी एक्टिव है, तो उनके समर्थक जो है, जो उनको अपना नेता मानते हैं, उनकी टिकटों का क्या होगा, ये असल चक्कर ये भी है। इसी वजह से वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हुड्डा गुट ज्यादा हावी है, ज्यादा अधिकार प्राप्त है, तो उसको अपने दबाव से उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। लेकिन ये सभी नेता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए और बीजेपी और जेजेपी गठजोड़ की जो सरकार है, जो मुद्दे हैं जनता के, उनको वो लगातार उठा रहे हैं। बात जेजेपी करेंगे, आपको एक ही बात ध्यान में लाना जरूरी है। पिछले 2 साल से हमने अपने दर्शकों को दिखाया जेजेपी के कार्यक्रमों में, जहां दिग्विजय चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला हो जो डिप्टी सीएम है, ये नारे दिए जाते हैं कि 2024 हमारा अगला सीएम दुष्यंत चौटाला। सर हम ये आज की बात नहीं, 2 साल पहले से मैंने पानीपत में कई कार्यक्रमों में देखा, कई और जगह जहां भी आयोजन होते हैं, दिग्विजय हो, अजय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, कार्यकर्ता नारा देते हैं कि 2024 का मिशन याद रखना है। अभी अजय चौटाला ने परसों एक बयान दिया है, वो भी हैरान करने वाला। अजय चौटाला जो पार्टी के संरक्षक है, दुष्यंत चौटाला के पिता है, डॉक्टर अजय चौटाला ने यह बयान दिया कि अगर आप दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाते हो तो 5100 की बात मत करो, 10,000 रुपए पेंशन हम करेंगे। आप देखिए कितना, ये अलग बात है कि उन्होंने कैलकुलेशन या सियासी बयान है, लेकिन 10,000 रुपए पेंशन कैसे बढ़ सकती है? वो ये कह रहे हैं कि आप दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाओ, आप 5100 रुपए की बात करे हो, हम बुढ़ापा पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा की, हम उसको 10,000 रुपए कर देंगे। परसों ये बयान आया है। ये नेता या दलों के नेता जो दलों को चला रहे हैं अपने अपने हिसाब से जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जनता अब वायदों पर विश्वास नहीं करती। मुख्यमंत्री बनाने वाले ही बात करता, वो कहता है में रार पैदा कर रहे हैं ना। आप 2-4 के नाम आप नहीं गिनाए, अब इस नंबर से 10 नंबर आपके पास है, 10 में से 4-5 नंबर ऐसे हैं जो इधर उधर खसक सकते हैं, या जो विरोध में हैं, या जो आवाज आपके खिलाफ उठा रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत दूर लगती है। वीरेंद्र सोनी जी, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना हर किसी सियासतदान का सपना है, पार्टी का सपना कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन जेजेपी, हालांकि जेजेपी को तजुर्बा है किस तरीके से गुटबाजी होती है, किस तरीके से विघटन होता है, यहां सियासी विघटन छोड़िए पारिवारिक विघटन हो गया, लेकिन उन सब से इतर 10 नंबर आपके पास है, 10 में से 3-4 लोग ऐसे हैं जो विरोध में हैं या जिनको आप नहीं चाहते, पार्टी नहीं चाहती, तो कैसे आप सीएम की कुर्सी का सपना देख सकते हैं? कैसे आप हरियाणा की सत्ता को चलाने का सपना दिखा सकते हैं जनता को? देखिए, अब जो इस समय हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी दावे के साथ तो नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट है, क्योंकि अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है तो मनोहर लाल जी ही चेहरा होंगे, या चाहे बाद में बदले भी जाएं, कोई भी स्थिति होगी। लेकिन इस समय जो है मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा और मनोहर जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी जाएगा। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कई तरह के आरोप होंगे
कई लोगों की निष्क्रियता का आरोप होगा, जनसंवादी कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है, सरकार के प्रति, कई योजनाओं के प्रति रोष है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, खेल मंत्री संदीप सिंह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मुख्यमंत्री को तो सभी लोग बहुत ईमानदार मानते हैं, विपक्ष के लोग भी मानते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। हां, जहां दूसरे दल है, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना प्रभाव है, उनकी अपनी लोकप्रियता है, और उसके मुकाबले के अंदर जो कुमारी शैलजा है या रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वो उसके मुकाबले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में कमजोर पड़ते हैं। और इसी तरह जननायक जनता पार्टी के तो लोग ये मानकर चलते हैं कि वो सरकार अकेले अपने बलबूते पर सत्ता में आने वाली नहीं है, और आम आदमी पार्टी का भी भविष्य ऐसा दिखाई देता है। वो कुछ सीटें तो जीत सकते हैं, लेकिन उनकी भी संभावना उतनी नहीं है। लेकिन वहां मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार होगा, कोई इस तरह की कोई स्पष्ट है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए आज मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही नहीं है। हालांकि चाहे कोई भी अशोक तंवर भी अपने आप को दावा करते रहे, लेकिन ऐसी स्थिति में वो नहीं है। नहीं, बीजेपी को छोड़कर चाहे इनेलो ले लीजिए, जेजेपी इनेलो से अलग हुई, और कांग्रेस, इनका तो जड़ें देखिए हरियाणा में कितनी गहरी हैं सियासत में। आम आदमी पार्टी तो अभी बस पैदा हुई है, लेकिन उन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टियों को अपनों से ही पार पाना पड़ेगा, इस चुनौती से निपटना पड़ेगा, फिर चुनावी समर में उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। अब पार्टियां हरियाणा में जो सियासी दम भर रही हैं, सत्ता में वापसी या सत्ता में कब्जा करने का दावा कर रही हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती यह कि जो अपने लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उससे पार पाएं।